नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी एडू करियर में। और जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो वी एडू करियर मैंने चैनल बनाया है ये आपके लिए और मेरे लिए बनाया हुआ है, क्योंकि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मुझे अगर ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात को आप तक सही ढंग से पहुँचा पाता हूँ और मेरी द्वारा पहुँचाई गई बात आप लोगों को समझ में आ पाती है, तो इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने जीके का पोर्शन जो है उसको कंप्लीट करवाने का सोचा और उसके बारे में कक्षा 8 की जो बुक है, जिसमें हमारे अतीत नाम से जो बुक चलती है, उस हमारे अतीत बुक को मैंने सबसे पहले चुना, क्योंकि उसमें इतिहास का पोर्शन, इतिहास का जो बैकग्राउंड है या इतिहास के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो सर्वाधिक दी गई हैं। और अगर आप इस पुस्तक को सबसे पहले चुनते हैं, इस पुस्तक के आधार पर अगर आप अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है, और इसीलिए मैंने इस पुस्तक को आप लोगों के लिए चुना भी। इसके बाद जो हम पुस्तक शुरू करेंगे वो होगी कक्षा 9 के लिए, और उसके बाद कक्षा 10, यानी इस तरह से हम सेकेंडरी लेवल पर जो पुस्तकें चलती हैं आरबीएसई में उनको पूरा कर लेंगे। एनसीईआरटी के बेस पर ही है, ये कोई ज़्यादा फ़र्क इनमें है नहीं। तो अभी तक जो हमने क्लासें ली हैं उनमें हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और उन 8 चैप्टर के बाद में आज जो हमारा चैप्टर है वो है नवा चैप्टर जो है वो दिया गया है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लगा करके 1947 तक। इसको शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन कि आप अपने वी एडू करियर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो मुझे मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए, और अच्छा करने के लिए ही हम लोग शिक्षा जगत में हैं भी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड इन सभी की एग्ज़ाम डेट भी घोषित की जा चुकी है। वीडियो का पेपर हाल ही होने वाला है। एलडीसी की वैकेंसीज आने वाली हैं, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। इन चीज़ों पर हमने विचार कर लिया था पहले भी एक बार। तो इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक चित्र इस पुस्तक में, इस पाठ में दिया गया है, जिसके बारे में लिखा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागती हुई पुलिस। यानी यहाँ पर जो पुलिस है ये 1800 भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया, उसका विरोध जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, और उसमें जितने एकत्रित हुए लोग उनको तितर बितर करने के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। ये इस चित्र में दिखाया गया है। तो और नीचे दिया गया है कि पिछले कुछ अध्याय में हमने अभी तक क्या क्या अध्ययन कर लिया है, जिसमें सबसे पहले भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासत का अधिग्रहण, जिसके बारे में हमने पहले और दूसरे चैप्टर में पढ़ा। नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत। फिर किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव, जिसमें हमने देखा था कि उनके जंगलों पर अंग्रेज सरकार अधिकार करने लगी। सामंतों को, ज़मींदारों को वो जगह हथियाने के लिए या वो जगह दे दी गई ताकि किसानों पर दबाव बढ़े। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, जिसमें हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली को देखते हैं। महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, इसके बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। 1857 का विद्रोह, उसके बाद की स्थिति, और हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। ये सारे टॉपिक्स अभी तक हमने बीते 8 चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं। और इसके बाद जो आज का हमारा चैप्टर है उसमें दिया गया है इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे, यानी उनमें तसल्ली नहीं थी इस चीज़ को लेकर के, या यूँ मान लीजिए कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस चीज़ को लेकर के कि अंग्रेज़ सरकार जो हमारे ऊपर शासन कर रही है वो सक्षम है या वो होना चाहिए, या हम किसी दूसरे के अधीन रह करके काम करें। अगर आपका जवाब हाँ है कि हाँ हम असंतुष्ट थे, तो विभिन्न समूह और वर्ग असंतुष्ट क्यों थे, यानी अंग्रेज़ सरकार या अंग्रेज़ हुकूमत के द्वारा हम पर जो शासन किया जा रहा था, अगर उससे हम लोग संतुष्ट थे तो फिर अधिकतर वर्ग या अधिकतर लोग इस चीज़ से असंतुष्ट क्यों थे। ये समस्या या ये सवाल जो है वो हमारे सामने आता है।
तो राष्ट्रवाद का उद्देश्य सबसे पहले, अब ये राष्ट्रवाद जो शब्द यहाँ पर लिखा गया इसका मतलब क्या, तात्पर्य क्या है। जिस भी शब्द के साथ आप वाद शब्द लगा हुआ देखें उसका सीधा सा मतलब यही हो जाता है कि उसको बढ़ावा देने वाला। तो राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूकता लाने वाला या राष्ट्र प्रेम के प्रति उत्सुकता पैदा करने वाला, लोगों को एकत्र करने वाला जो भाव है वही राष्ट्रवाद का भाव कहलाएगा। और इसका उदय कैसे हुआ, तो उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कि यह देश क्या है और किसके लिए है। आखिर ये जो भारत देश है ये है किसके लिए और है क्या, वास्तव में भारत है या कुछ और है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया, भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत यानी यहाँ की जो जनता है उसको क्या कहा गया है, भारत कहा गया है। यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है क्या, ये भारत। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है जो भारत में रहते हैं। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज़ भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। यानी सीधे तौर पर इस पूरे पैराग्राफ में ये बताना चाहा है लेखक ने या ये बताया गया है कि भारत जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है, भारत जो शब्द है उसका मतलब है भारत में रहने वाली जनता। और जब तक अंग्रेज़ सरकार या अंग्रेज़ लोग भारत पर शासन करते रहेंगे तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता, यानी हम अपने ही देश में पराए रहेंगे, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी कि 1850 के बाद जो राजनीतिक पार्टियां बनने लगी, संगठन बनने लगे, उनसे ये चीज़ साफ होने लग गई थी कि लोगों में असंतुष्टि का भाव है और लोग अंग्रेज़ हुकूमत के नीचे काम नहीं करना चाहते, जीवन यापन नहीं करना चाहते। 1870 और 80 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। यानी ज़्यादातर जो आंदोलन किए जा रहे थे वो किन के द्वारा, ऐसे वकीलों के द्वारा, ऐसे शिक्षितों के द्वारा जिनको अंग्रेजी का ज्ञान था। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए, सर्व सभी और जनिक यानी लोगों का। तो इस तरह से जो पूना सार्वजनिक सभा बनाई गई वो सभी लोगों के लिए बनाई गई, सभी लोगों के बारे में सोच करके बनाई गई। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। यानी कुछ संगठन ऐसे थे जो केवल दक्षिण में काम कर रहे थे, केवल पूर्व में काम कर रहे थे, केवल उत्तर में काम कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरे भारत से अलग थे, बल्कि उनका मोटिव, उनका लक्ष्य, उनका टारगेट जो था वो एक ही था, अंग्रेज़ी हुकूमत। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों, यानी वह किसी के अधीन ना हों। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। और संप्रभु शब्द के लिए यहाँ पर दिया भी गया है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता, जो भारतीयों के पास उस वक्त नहीं थी जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे, क्योंकि हर एक स्तर पर, हर एक कदम पर हमें अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किए गए नियम, नीति, कानूनों को मानना होता था। – 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ और इसीलिए उस समय 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका सूत्रपात होने का एक बड़ा कारण भी यही था। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके ज़रिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सके कि जितने भी समाचार पत्र थे, ये वर्नाकुलर एक्ट का मतलब क्या है, जितने भी समाचार पत्र वगैरह थे उनको इस कानून के दायरे में रह करके काम करना होता था कि अगर उनको सरकार के खिलाफ कुछ छापना है
तो पहली चीज़ तो उनको परमिशन लेनी होगी सरकार से कि हम इस तरह की बात अखबार में, अपने अखबार में आपके लिए छाप रहे हैं। और दूसरी बात, अगर किसी प्रेस ने ऐसा छाप दिया है तो उसको निरस्त कर दिया जाता था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती थी। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल कानून लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि इसमें इल्बर्ट बिल कानून में कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। यानी इस कानून में क्या कहा गया कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं अंग्रेज सरकार के अधीन, जो इंडियन जज हैं, वो ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। इससे पहले तक ये था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश जो है वो किसी भी ब्रिटिश पर मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता था, बल्कि कोई भी यूरोपीय या ब्रिटिश जो है न्यायाधीश जो है वो भारतीयों पर सुनवाई कर सकता था। लेकिन इल्बर्ट बिल से ये चीज़ लागू हो गई। जब अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता था। यानी जैसे इल्बर्ट बिल कानून लागू हुआ उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया तो सरकार ने उसको वापस ले लिया, और वापस जब लिया तो फिर भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी चीज़ से ये चीज़ साफ़ हो गई। इसी बात से ये पता चलता है कि अंग्रेज़ भारतीयों के विषय में कितना सोचते थे। पढ़े लिखे भारतीयों को एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया, क्योंकि जब इल्बर्ट विधेयक को वापस लेने पर सरकार को भारतीयों का विरोध झेलना पड़ा तो भारतीयों ने इसकी बगावत और तेज़ कर दी, क्योंकि भारतीयों को भी ये चीज़ साबित करनी थी कि आखिर हमारे ऊपर इतनी सारी पाबंदियाँ क्यों। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। व्यवसायी जो खुद का बिजनेस चलाते थे वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। यानी अलग अलग क्षेत्रों में, कोई पूर्व का है, कोई पश्चिम का है, कोई उत्तर का है, कोई ईस्ट का है, कोई साउथ का है, कोई वेस्ट का है। तो इस तरह से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या मध्य भारत अलग अलग तरफ से अलग अलग जगहों पर विरोध होते थे, लेकिन इन सबको एक जगह लाने का काम किसने किया? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, जिसने कांग्रेस की स्थापना में एक बड़ी भूमिका निभाई। और यहाँ पर जो दादा भाई नौरोजी को प्रचारक कहा गया, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। यानी भारतीयों तक हकीकत पहुँचाने के लिए, भारतीयों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए जो व्यक्ति उस वक्त निश्चित किया गया वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। उभरता हुआ राष्ट्र अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। मध्यम मार्गी का मतलब जो बीच का रास्ता निकालती हो कि हमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहिए और शांति से अंग्रेज सुनने को तैयार नहीं थे। और दूसरी बात, भारतीय जनता और अंग्रेज़ों के बीच एक पुल का जो काम कर रही थी, वो कौन कर रही थी? कांग्रेस। यानी भारतीयों को अंग्रेज़ों से अगर किसी बात को लेकर के विरोध है तो वे किसको कहेंगे? कांग्रेस पार्टी को। ठीक ऐसे ही अंग्रेज़ अगर भारतीयों पर कोई चीज़ लागू करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं, तो वे पहले कांग्रेस से बातचीत करके उस चीज़ को लागू करेंगे। तो इस तरह से दोनों के बीच एक सेतु का काम या मध्यम मार्गी का काम कौन कर रही थी? कांग्रेस। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों की और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई कि हमारा जो दायरा है, जैसे मान लीजिए हमारे 50 सदस्य हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे 70 सदस्य फिक्स कीजिए, निश्चित कीजिए। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं
वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। यानी आज का जो IAS है वो पहले ICS के नाम से फेमस था, इंडियन सिविल सेवा। तो उस जगह पर जब ICS की परीक्षा होती थी तो वो केवल लंदन में होती थी, और उसी चीज़ पर फिर भारतीयों ने मांग उठाई, कांग्रेस ने मांग उठाई कि वो परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जानी चाहिए, कि भारतीयों को परीक्षा देने के लिए लंदन ना जाना पड़े। और ऐसे में जब भारतीयों को लंदन नहीं जाना पड़ेगा तो यहाँ के व्यक्ति जो हैं वो रुचि लेंगे इस तरह की परीक्षाओं में, और खर्चे वगैरह से ना घबरा कर वो इस तरह की परीक्षाओं में सफल होने की कोशिश भी करेंगे। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। ये नस्लवाद यही है कि अंग्रेज़ों में यानी गोरे और काले लोगों में फ़र्क करना। हम भारतीयों को काले लोग समझा जाता था, तो ऐसे में हम भारतीयों को यानी काले लोगों को ऊंचे पदों पर नहीं बैठाया जाता था या इज्जतदार पदों पर नहीं बैठाया जाता था, वहाँ केवल गोरे यानी अंग्रेज बैठते थे। ये नस्लवाद उस समय चल रहा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंग्रेज़ लोग यहाँ पर अफसर हैं उनको मोटी तनख्वाह मिलेगी, और उस मोटी तनख्वाह का, जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर ये देखिए कि जयपुर में रहने वाला व्यक्ति अगर दिल्ली में जाकर के कमाता है तो वो अपनी तनख्वाह वापस कहाँ लाएगा? जयपुर। लेकिन अगर दिल्ली में दिल्ली के ही व्यक्ति को लगा दिया जाता है तो उसकी तनख्वाह कहाँ रह जाएगी? दिल्ली में। यानी खर्चा भी वहीं बढ़ेगा, वो खर्च भी पैसा वहीं करेगा, तो ऐसे में तरक्की कौन करेगा? दिल्ली। तो ठीक उसी तरह से उस समय अंग्रेज़ों का सोचना क्या था कि अगर हम लोग अफसरों के पद पर, ऊंचे पदों पर अगर अपने लोगों को बैठाते हैं तो वहाँ से जो उनकी तनख्वाह जाएगी, मोटी इनकम जो जाएगी, वो कहाँ जाएगी? इंग्लैंड में। और ऐसा जब इंग्लैंड में उनकी तनख्वाह जब जाएगी तो फ़ायदा किसका होगा? इंग्लैंड का। और इसीलिए उन्होंने ऊंचे पदों पर किनको रखा? अंग्रेज़ों को ही रखा, भारतीयों को नहीं रखा। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। यानी अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी हमारे पास होनी चाहिए। निरस्त करने का मतलब है किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना। कि मान लीजिए उस समय इल्बर्ट बिल जो बना, उस इल्बर्ट बिल को उन्होंने वापस ले लिया, तो वो वापस लेना क्या कहलाएगा? निरस्त करना, कि अब वो कानून लागू नहीं है, उसको निरस्त करना कहा जाता है। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार जमींदार विपन्न हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। यानी यहाँ का जो अनाज पैदा होता था उसको कहाँ भेज दिया जाता था? इंग्लैंड या दूसरे देशों में। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। यानी वो केवल ऊंचे लोगों के बारे में नहीं बोल रही थी या संपन्न लोगों के बारे में नहीं बोल रही थी, बल्कि गरीबों के लिए भी आवाज़ उठाने का काम उसका था, और वो कर भी रही थी। कि जिस तरह से अंग्रेज़ों ने कांग्रेस का संगठन माना या कांग्रेस को एक पार्टी माना, उसके बाद उन्होंने वनवासियों तक के लिए आवाज़ उठाई, तो इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस जो है वो गरीबों के लिए भी काम कर रही थी। मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है, यानी धीरे धीरे देश में पैसे की कमी हो जाएगी। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की
और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम मार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावनाओं से अवगत करवाया जाना चाहिए। यानी कांग्रेस का मानना क्या था कि अंग्रेज जो हैं वो हमसे सहानुभूति रखते हैं, वो हमारी बात अगर हम कहेंगे तो मान लेंगे और हमारी बात के आधार पर नियमों को लागू भी करेंगे। हालांकि ये चीज़ पूरी तरह से सत्य भी नहीं थी और पूरी तरह से गलत भी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा सोचा और भारतीयों के समर्थन में इस चीज़ को लाने की कोशिश की कि जो अंग्रेज हैं वे भारतीयों की बात को मान लेंगे, हमारी बात को मान लेंगे और हमारे पक्ष में काम करने के बारे में सोचेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात उस समय प्रचलन में आने लगी कि हम अंग्रेज़ों के अधीन रह करके काम नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में कई लोग ऐसे थे जो गुस्से वाले स्वभाव के थे, गर्म दल जिनको कहा गया, और कुछ थे जो शांति का मार्ग अपनाना चाहते थे जिनको नरम दल वाला कहा गया। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे, जिनको लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल के नाम से जाना जाता है। ये गर्म दल के नेता थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और कहा कि आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया जाए। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। यानी उनका इरादा ये था या उनका कहना यह था कि उनको यानी भारतीयों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सरकार नेक दिल है, साफ दिल वाली है, अंग्रेज जो हैं वो अच्छे दिल वाले लोग हैं, हमारा कहना मान लेंगे, बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए कि हम जो चाहें वो चीज़ अंग्रेज सरकार से मनवा सकते हैं। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया नारा है। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसको आज हम पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो आज का जो बांग्लादेश है वो उस समय का पूर्वी बंगाल था, बांग्लादेश। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, यानी उसकी देखरेख सही ढंग से नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। यानी जो बंगाल था और आज जो बांग्लादेश है उसका अंग्रेज़ों ने क्या किया, जैसे आज यहाँ पर जो बांग्लादेश बना हुआ है और इसके पास में इधर जो पश्चिम बंगाल है, तो उड़ीसा का कुछ हिस्सा और बाकी जो हिस्से थे जो उससे निकाल लेने चाहिए थे, उनको निकालने के बजाय अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसके 2 टुकड़े करके इस पूर्वी बंगाल को असम में मिला दिया। इस तरह से उन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिए जाए। यानी उन्होंने इन दोनों के बीच मनमुटाव पैदा करना और इन दोनों को अलग अलग करने पर विचार किया और इसीलिए इसके 2 टुकड़े कर दिए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन किया गया उसको क्या कहा गया, स्वदेशी आंदोलन। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी।
उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग पर बल दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया, इसीलिए इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना गया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया कि बंगाल के जो टुकड़े किए गए हैं वह सही है। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए, यानी मुस्लिमों को अलग से अधिकार दिए जाएं। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। यानी अगर मुस्लिम व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसके लिए वोट भी कौन करेगा? केवल मुस्लिम व्यक्ति ही करेगा। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया कि अंग्रेज़ों ने इसके लिए क्या किया? ये बांटो और राज करो की नीति थी। यानी इन लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांट दो तो ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, अपना अपना स्वार्थ देखने लग जाएंगे और ऐसे में अंग्रेज सरकार पर कोई दबाव नहीं रहेगा। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वो लाला लाजपत राय का है। पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनकारी एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के सक्रिय सदस्य भी थे। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यम मार्गी यानी 1885 में जिस कांग्रेस की स्थापना की गई वो 1907 में उसके दो टुकड़े हो गए। मध्यम मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था कि बहिष्कार नहीं करना चाहिए। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। यानी अगर आप बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो आपको बल की आवश्यकता होगी, ताकत की आवश्यकता होगी, जो कि सही नहीं है। इससे नुकसान हमारा ही होगा, ऐसा इनका मानना था। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबाव बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। 1907 और 1915 इन दो तिथियों का आप ध्यान रखें कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और 1915 में वापस एक हो गई। तो दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। प्रतिनिधिक सरकार के गठन मतलब जो देश का प्रतिनिधित्व करेगी उस सरकार के संगठन के लिए, उस सरकार के चुनाव के लिए दोनों ने सहमति से काम करने का फैसला लिया। क्रांतिकारी हिंसा, समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना। और परिषद क्या है? प्रशासकीय, सलाहकारी या प्रतिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था, जिसमें मन से या चुनाव के द्वारा लोगों को चुना जाता है। आगे राष्ट्रवाद, जनराष्ट्रवाद का उदय, ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। एक साथ इतना आप लोग भी देख नहीं पाते हैं, नेट वगैरह की समस्या भी रहती है, मुझे पता है। तो फ़िलहाल इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में जन राष्ट्रवाद के उद्देश्य हम लोग शुरू करेंगे। और ये जो नवा चैप्टर है ये शायद अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और उम्मीद एक बार फिर से आपसे यही कि आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। कम से कम शेयर ज़रूर किया करें ताकि लोगों के रुझान आने लगे या लोग इस पर रुचि लेने लगें। शेयर एक सबसे बढ़िया तरीका है अपने चैनल को आगे बढ़ाने का, तो आप शेयर अवश्य किया करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में आने वाले अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।